हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं मैं आपका आप ही के चैनल मेरी ऑनलाइन क्लास पर। क्लास +2 के अंदर हमने सॉल्यूशन चैप्टर की सीरीज को शुरू किए हुए हैं और उसी सीरीज में आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। और अगर किसी बच्चे ने अभी तक पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले इसी चैनल पर जो हमारी 7 वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है उन वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लें। पिछली वीडियो में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था और हमने 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया था और आज हम कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पर जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज करने से। और अगर वो सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर होता है उसके अगर इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो टेम्परेचर आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। फिर से सुनिए, ये हमें पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है किसी सब्सटेंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। कल हमने सीखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज कर कर वेपर प्रेशर को इतना इंक्रीज कर देंगे कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा। तो वो तो हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। आज हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और वेपर प्रेशर इतना डिक्रीज कर देंगे कि उसका वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के बराबर आ जाएगा। तो वो जो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा वो टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन ए सॉलिड फेज। जो मैंने बताया वही है। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट देन द सॉल्यूशन फ्रीज। ये भी ध्यान रखना, अगर आपके पास जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। जो आपका प्योर सॉलिड सॉल्वेंट होता है, मान लीजिए जिस आपका सॉल्यूशन बनाया और जिस सॉल्यूशन को बनाने के लिए जिस सॉल्वेंट का आपने यूज किया, अगर वो सॉल्वेंट प्योर हो और वो सॉलिड फेज के अंदर हो तब उसका वेपर प्रेशर कितना होता है, उसके इक्वल वेपर प्रेशर लेके आना है हमें सॉल्यूशन का। अगर उसका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज हो चुका है और वो टेम्परेचर आपका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। दैट्स पॉइंट क्लियर। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे किसी सॉल्वेंट के अंदर तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट से। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर जो है वो उसको घटा देगा एंड वुड बी इक्वल टू द सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। तो वो जो आपका वेपर प्रेशर जो सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल लेके आएंगे हम वो आपका लोअर टेम्परेचर पाएगा। इसका मतलब दिस डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ है सॉल्वेंट। तो वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट घटा देता है। आपने सॉल्यूशन चैप्टर जब स्टार्टिंग से अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने पहले ही बताया था, जब हम कंसंट्रेशन टर्म कर रहे थे तो वहाँ पे बोला था कि 35% जो हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है, 35% इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस वाटर का जो मिक्सचर है या सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से हमने देखा था कि ये क्या कर देता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण लोअर कर देता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, जिसके कारण इसको हम कार इंजन के अंदर भी यूज करते हैं। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम क्या करते हैं, कार इंजन के अंदर भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। और जैसे आपने ये भी देखा होगा कि जैसे मान लो आपके पास ये बर्फ़ है और इस बर्फ़ के जो अंदर हम बात करें, इसके अंदर हमने NaCl डाल दें इसके ऊपर, ये जो हमारी आइस है उस आइस के ऊपर हम क्या डाल दें, NaCl डाल दें तो सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ कहीं पे जहाँ पे
बर्फ़ वगैरह गिरती है, रोड पे बर्फ़ जमा हो जाती है, आपको बर्फ़ हटाना है, तो आप अगर मान लीजिए उसमें NaCl डाल देते हैं, तो NaCl जो सॉल्यूशन है बनेगा जैसे आइस के साथ रिएक्ट करके, उसका तो फ्रीजिंग पॉइंट वो तो नहीं होगा। इसका मतलब जो टेम्परेचर अभी हमारा एटमॉस्फेयर का है उस पर NaCl सॉल्यूशन तो फ्रीज नहीं होगा। इसका मतलब वो कौन सी स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, यानी आइस जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। आइस क्या हो जाएगी आपकी, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए आपके पास ये लिक्विड सॉल्वेंट है। लिक्विड सॉल्वेंट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक फ्रोजन सॉल्वेंट का हमने ग्राफ बनाया है कि यहाँ आपके पास फ्रीज होता रहेगा, ये बाद में फ्रीज हो चुका है, कंटिन्यूसली आपके पास फ्रीज हो रहा है। पर ये तो ठीक है, सॉल्वेंट तो यहाँ पे फ्रीज होना स्टार्ट हो गया है, इससे नीचे भी रखोगे तो फ्रीज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। बट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कब इनके इक्वल आएगा, तो देखो यहाँ लाइन टच कर रहा है, इस लाइन पे आएगा। तो ये जो आपने लिखा है यहाँ पे TF, ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ लिखा है T0F, ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और इन दोनों में कितना लोअर किया है, कितना लोअर किया है, तो इसको हमने लिख दिया डेल्टा TF। और डेल्टा जो TF है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को तो हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। आगे बात समझ में, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, ये थोड़ा सा आप इसको करेक्ट करेंगे, आपको इसको करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। दिस इज नॉन एज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। T0F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट, और TF फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड। सीधी सी भाषा में कहा जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। वही कंडीशन आ जाएगी जैसे कल हमने क्या किया था कि डेल्टा जो TB है वो हमारे पास क्या था, TB माइनस T0B था, और हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर कंसंट्रेशन के, यानी ये जो M है ये मोलर कंसंट्रेशन है, मीन्स मोलेलिटी है। तो हम वही बात कर रहे हैं बच्चों, इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। और कल जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसमें प्रोपोर्शनल साइन आएगा, तो एक कांस्टेंट लगाया था हमने KB। आज हमारे पास क्या है, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पास, KB इंटू M आ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखिए, कुछ नहीं चेंज करना, सॉरी KF, कुछ भी चेंज नहीं करना, जहां B था वहां F आएगा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर सेम, लगभग आपका सेम सही चलेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है जहां B था वहां F रिप्लेस कर लोगे। अगर हम और बात करें इसके अंदर तो KF हो जाएगा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, पर इसके नाम है, जैसे उसका नाम था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, तो इसका नाम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। उसका था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसका हो जाएगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यूनिट वैसे ही निकल जाए क्योंकि यूनिट में तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हमारे पास KF इंटू M है। मुझे KF की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा, डेल्टा TF अपॉन में क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। KF की यूनिट निकालनी है तो डेल्टा TF की क्या हो जाएगी, केल्विन हो जाएगी। और मोलिटी की क्या होती है, मोल किलो पर किलोग्राम होती है। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉरी जस्ट ए मिनट, मैं KF इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, KF इज इक्वल लिख दूंगा केल्विन, किलोग्राम प्लस का हो जाएगा किलोग्राम पर मोल। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके जो यूनिट है SI यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये SI यूनिट आपको ध्यान रखना है कि SI यूनिट आपकी क्या बनेगी, तो SI यूनिट बनेगी आपकी केल्विन किलोग्राम पर मोल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओस्मोसिस। देखिए ओस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद जो हमने देखा उसको भी हम क्लियर कर लेंगे। तो अगर हम बात करें ओस्मोसिस की, तो ओस्मोसिस में इस तरह से मान लीजिए मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक बॉक्स है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तरफ हम रखेंगे प्योर सॉल्वेंट, वन साइड तो हमें क्या रखना है, प्योर सॉल्वेंट रखना है। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज अ प्योर सॉल्वेंट, ओके। और जो सेकंड आपके पास होगा, जो सेकंड पार्ट हमने बनाया, पार्टीशन बनाया, उसमें होगा आपके पास सॉल्यूट प्लस
solvent mean solution, this is solution। और ये जो आपके पास बीच में मैंने जो पार्टीशन बनाया, ये पार्टीशन किससे बनाया बच्चों? ये बनाया मैंने SPM से। SPM को बोले तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। शॉर्ट में इसको हमने क्या लिखा है? SPM लिखा है। इस SPM की एक खास बात होती है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इतने छोटे पोर्स होते हैं कि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल को तो पास होने देती है, बट सॉल्यूट के पार्टिकल इसमें से पास नहीं होते। तो क्या होता है कि ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है, वो सॉल्वेंट के पार्टिकल पास होते हैं सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। यहाँ के हमारे पास सॉल्वेंट, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड पास होते हैं थ्रू SPM। ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो होते हैं सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड थ्रू SPM, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ओस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? द फिनोमिना इन विच फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड थ्रू SPM इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा होता क्यों है। अगर मान लीजिए इसका जो हम प्रेशर कंसीडर करके चले, इसका वेपर प्रेशर कितना होगा सॉल्वेंट का? लेट अस सपोज 0.7 कंसीडर करके चल रहा हूँ। आप कोई भी यूनिट लगाना चाहते हो, जैसे एटमॉस्फेरिक लगाना चाहते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट आप कोई भी प्रेशर की रख सकते हो। और आपको ये पता है कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हो, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडिड, देन pressure of solution is always less than the vapor pressure of pure solvent। तो आपका जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो सॉल्वेंट से क्या होता है? कम ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा पास? 0 पॉइंट, मान लीजिए कंसीडर कर लेता हूँ मैं 4 है। तो यहाँ प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। सॉल्वेंट साइड प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। और सॉल्यूशन साइड क्या है? प्रेशर कम है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है, यही मूवमेंट की वजह है सॉल्वेंट पार्टिकल की, कि सॉल्वेंट के पार्टिकल आपके सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड ही मूव क्यों करते हैं? तो इसका रीजन ये है कि ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ये जो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, इस प्रेशर डिफरेंस के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू ए SPM इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस। वो प्रोसेस जिसमें किसका फ्लो होगा? सॉल्वेंट का फ्लो होगा। कहां से कहां होगा? प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ये तो हमने डायग्राम में बनाया है, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू ए SPM इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस। इसको हमने क्या बोला? ऑस्मोसिस। वी हैव ऑफ्टन ऑब्जर्व्ड दैट raw mangoes shrink when kept in salt water और flower remains fresh for longer time when kept in water। इन दोनों को आप देख लीजिए। अगर हम बात करें, लेट अस सपोज, मैं ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, पर लेट अस सपोज दिस इज द मैंगो, ठीक। ये मान लीजिए आपका एक मैंगो है, ठीक। इस मैंगो को अगर आप साल्ट वाटर के अंदर रख देते हो, किसके अंदर रख देते हो? साल्ट वाटर के अंदर। तो साल्ट वाटर के अंदर रखने से ये आपके पास हो गया सॉल्यूशन, और अंदर जो इसकी अमाउंट है वाटर की, वो आपके पास क्या होगी? ज़्यादा होगी। अंदर सॉल्वेंट है और बाहर क्या है? साल्ट वाटर। तो बाहर वाटर की अमाउंट क्या है? कम है। तो सॉल्वेंट जो होता है ना, वो ज़्यादा अमाउंट से कम वाली की तरफ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और बाहर आने से ये क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। कच्चा जो आम है वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए जो फ्लावर है, फ्लावर्स की अगर हम बात करें, लेट अस सपोज दिस इज फ्लावर, और इस फ्लावर को हमने अगर वाटर के अंदर रखते हैं, तो ये जो आपका जो सरफेस, इसका जो सरफेस था, ये जो आपका सरफेस था, ये SPM का काम कर रहा था। ये सरफेस किसका काम कर रहा था? SPM। और फ्लावर का भी जो आउटर सरफेस होगा वो भी SPM का काम करेगा। तो जब आपके पास बाहर पानी की अमाउंट ज़्यादा होगी, यानी सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी, तो ये जो पानी है वो इस फ्लावर के अंदर बाहर से इसके अंदर की तरफ जाएगा, और अंदर की तरफ जाएगा तो आपके पास ये जो फ्लावर है वो क्या रहेंगे? फ्रेश रहेंगे। आपने एक और एग्जांपल देखा होगा, जो सब्जी बेचने वाले होते हैं वो ठेला लगाते हैं, उस ठेले पे जो फ्रूट और वेजिटेबल्स रखे होते हैं, तो गर्मियों के कारण, खासकर ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है कि यहाँ बाहर इसकी वाटर की अमाउंट कम होती है, तो इसके अंदर जो वाटर की अमाउंट होती है फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर, वो आपका जो ये बाहर वाली लेयर है फ्रूट और वेजिटेबल की, वो SPM का काम करती है और वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर आ जाते हैं। बट आपने देखा होगा जो ठेला लगाने वाला व्यक्ति है वो क्या करता है? बारी बारी से इस पे पानी डाल रहा होता है।
जो फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, उसको आपने देखा होगा ढक के भी रखता है और उस पर बार बार पानी की बौछारें डालता है। इसका मतलब वो बाहर अमाउंट सॉल्वेंट की बढ़ा रहा है। तो ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो बाहर से अंदर की तरफ जाना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो जो आपकी फ्रूट वेजिटेबल्स है उसके अंदर जो है वो पानी जो है वो चला जाएगा, यानी जो सॉल्वेंट है वो एंटर कर जाएगा। और अगर वो एंटर कर जाएगा तो फिर आपको पता है कि वो एक्चुअल शेप में रहेगा और आपको ये लगेगा बिल्कुल फ्रेश है। यानी फ्रेश रखने के लिए वो बार बार क्या कर रहा है, पानी को वहां पे डाल रहा है। ठीक है। और भी मैं आपको डेली लाइफ की एग्जांपल बताता हूँ, ये सारे डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं। और देखिए आप डेली लाइफ की एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ये देखिए, आपने कई बार देखा होगा जब हम बहुत देर पानी के अंदर रखते हैं, अपने हाथ या पैर रखते हैं, तो इस तरह से रिंकल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये दिख रहे हैं रिंकल, ये रिंकल्स होते हैं, जैसे हाथ पे देखा है ना। रिंकल्स किस कारण होते हैं, जो आपकी स्किन होती है, ये स्किन होती है, ये एसपीएम का काम करती है। बहुत देर पानी के अंदर रहते हो, इसका मतलब बाहर वाटर की अमाउंट होती है वो ज्यादा होती है, और वाटर जो है वो इस एसपीएम से अंदर जाना शुरू कर देता है। यानी हमारी स्किन जो होती है वो तो एसपीएम का काम करती है, और वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो स्किन से अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब अंदर अमाउंट बढ़ जाती है तो ये थोड़ा सा इसका जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है, या हम कहीं फूलने स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण रिंकल क्रिएट होते हैं। तो ये भी आपने देखा, कुछ देर आपको हाथ है वो पानी के अंदर रखो तो पता चल जाएगा। इधर देखिए, ये बर्गर खा रहा है। तो कोई भी अगर आप साल्टी फूड खाते हो, थोड़ा सा ज़्यादा साल्टी फूड होगा, तो साल्टी फूड जब लेते हो, जैसे लाइक बर्गर, समोसे, इस तरह का आप खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद आप प्यासे हो जाते हो, आपको पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो आपको ये जो प्यास है वो क्यों लगती है, तो ये जो साल्टी वाटर है इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। और जब हमारे शरीर के अंदर जो पानी है वो सॉल्वेंट है, तो ये साल्टी क्या करेगा, जैसे अभी मैंने बताया था ना, देखो एक तरफ मैंने क्या लिया था, यहाँ मैं रफली बना रहा हूँ, यहाँ सॉल्वेंट लिया था और यहाँ क्या लिया था मैंने, सॉल्यूशन। तो जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड जाना स्टार्ट कर दिया। तो जो हमारा अंदर जो बॉडी के अंदर जो पानी है वो पानी कौन खींच लेगा, जैसे यहाँ पे कौन है, साल्टी वाटर, साल्टी फूड की मैं बात करूं, तो साल्टी फूड जो है वो क्या करेगा, इस वाटर को तो खींच लेगा। और अगर इस वाटर को खींच लेगा तो आपके अंदर पानी की अमाउंट कम हो जाएगी, और वाटर की अमाउंट यानी पानी की अमाउंट कम हो गई तो फिर आपको पानी तो एक्सटर्नल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आपको बाहर जो आपको एक पानी की रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल कह सकते हो वो जरूरत होती है, कब, जब आप साल्टी फूड खा लेते हो। तो ये सारे आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, मैंने 5-6 एग्जाम्पल करवा दिए। एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन आप भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो फोर्थ क्वालिटेटिव, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाता हूं पहले, फिर यहाँ से पढ़ेंगे क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से मैं वही पार्टीशन बनाता हूं। अब सोचना, आप ध्यान से देखते रहना, बहुत ही अच्छा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने लिया है सॉल्वेंट, ठीक है, और दूसरी साइड लिया है मैंने सॉल्यूशन। इसके अंदर जो थोड़े बड़े डॉट दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि सॉल्यूट है, और सॉल्यूट जब इसके अंदर ऐड कर दिया है, वो भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है, तो ये बन चुका है आपका सॉल्यूशन। क्या बन चुका है बच्चों, सॉल्यूशन। अब इसका प्रेशर कितना है, इसका प्रेशर है 0.7। इसका प्रेशर कितना है, कम हो गया, कितना हो गया, 0.4 हो गया। अब आपको मैं ये कहूँ कि ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं, ये अब आगे बीच वाली की आपकी एसपीएम, ये बीच वाली की आपकी एसपीएम, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वो फ्लो हो रहे हैं सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड थ्रू द एसपीएम। क्यों हो रहे हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पर मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगा दूं, यहाँ पर क्या लगा दूं, मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगा दूं, तो आपके पास क्या होगा, इस सॉल्यूशन वाले का प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। 0.4 था, 0.5, 0.6, 0.7। ठीक है। जैसे मैं इस पे 0.3 लगा दूंगा, ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल जब पास होना बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का जो लेवल है प्रेशर का वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों तरफ प्रेशर लेवल में आ जाएगा, तो फिर सॉल्वेंट के पार्टिकल जो फ्लो होना बंद कर देंगे। ठीक। इसका मतलब ये जो एक्सटर्नल प्रेशर जो मुझे चाहिए, जो सॉल्यूशन साइड अप्लाई किया जाता है केवल रोकने के लिए, ये जो प्रेशर है उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, और ये प्रेशर किस तरफ अप्लाई किया जाता है, सॉल्यूशन साइड अप्लाई किया जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी कि द अमाउंट ऑफ प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू जस्ट प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू एसपीएम फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मान लीजिए अगर मैं इसके अंदर अमाउंट और सोल्यूट की डाल देता हूँ, अमाउंट सोल्यूट को डाल दूँ, अभी आप देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए, पाई से डिनोट करता हूँ, 0.3 चाहिए क्योंकि 0.4 है, 0.3 कर देंगे। समझिए आप इसको। अब मैंने अगर सोल्यूट की अमाउंट और बढ़ा दी, जैसे ही मैंने यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट बढ़ाई,
तो सोल्यूट की अमाउंट बढ़ाने के बाद क्या होगा कि इसका प्रेशर तो और भी कम हो जाएगा। अभी राउल्ट्स लॉ में हमें ये तो पता चला था कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा। अब इसका प्रेशर मान लीजिए और कम हो गया, कितना हो गया 0.3, तो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर कितना चाहिए 0.4। यानी अब आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.3 से 0.4 आ गया है। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, तो आप कहोगे डेफिनेटली अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करेगी। यानी जब मैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट बढ़ा रहा हूं तो आपके पास ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जस्ट ए मिनट। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करेगी। और मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे वो क्या होती है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे मैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट इसमें बढ़ाता रहूंगा वैसे वैसे प्रेशर कम आता रहेगा। प्रेशर कम आता रहेगा तो आपका एक्सटर्नल प्रेशर भी आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, और जो एक्सटर्नल प्रेशर तो उसको रोकने के लिए चाहिए वही तो क्या आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या कहता है, द फ्लो ऑफ सोलवेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस एसपीएम कैन बी स्टॉप्ड इफ सम एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन। जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देते हो सॉल्यूशन साइड तो आपका ये जो फ्लो हो रहा है ये बंद हो जाता है। दिस प्रेशर जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो प्रेशर है जो जस्ट आपको स्टॉप करने के लिए चाहिए फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी वैसे मैंने बता दिया कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ सोल्यूट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इन डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि द ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है या मोलरिटी है एट गिवन टेम्परेचर। इसका मैं अभी सिंपल चेंज कर देता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो ये हमें इक्वेशन ध्यान रखनी है, पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी आर टी। और सी क्या है आपके पास कंसंट्रेशन, और वो भी कंसंट्रेशन क्या मोलरिटी, आर गैस कांस्टेंट, और जो पाई है वो पाई आपके पास क्या हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, और टी क्या हो जाएगा पास टेम्परेचर। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये किसका निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम ये जानते हैं अभी निकाला है, पाई इज इक्वल टू क्या होता है सी आर टी होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं आपको जो जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ लिख करके क्या क्या मुझे रिक्वायरमेंट है। देखो रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे पाई इज इक्वल टू सी आर टी नॉन हो चुका है। सी क्या है मोलरिटी, सी क्या यहाँ पे मोलरिटी। तो मोलरिटी किसकी इक्वल होती है, मोलरिटी की बात करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होता है वो क्या होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब ये जो आपको क्वांटिटी है वो कंसीडर करनी है। तो लेट एम बी मास ऑफ सोल्यूट एंड कैपिटल एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट। जो कैपिटल एम बी है उसको हमने मोलर मास ऑफ सोल्यूट मान लिया, और स्मॉल एम बी हमारा गिवन मास ऑफ सोल्यूट हो गया। और वी क्या हो जाएगा पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ऐसा हुआ तो हम यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एन बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बी की वैल्यू हो जाएगी पास स्मॉल एम बी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम बी। अब यहां से हम सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू क्या होती है, एन बी डिवाइड बाई वी होता है, और एन बी की वैल्यू क्या है स्मॉल एम बी डिवाइड बाई कैपिटल एम बी डिवाइड बाई वी। ठीक, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू स्मॉल एम बी डिवाइड बाई कैपिटल एम बी इंटू वी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। तो ये सी की वैल्यू फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। तो देखिए कैसा आपका रिजल्ट दे। यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट पाई इज इक्वल टू सी था, सी की वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा एम बी अपॉन में कैपिटल एम बी इंटू वी इंटू आर इंटू टी। सी की वैल्यू पुट करने के बाद आर टी था, हमें एम बी निकालना है तो एम बी इधर आ जाएगा, पाई यहाँ आ जाएगा। तो एम बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्मॉल एम बी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई पाई इंटू वी। तो दिस इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करके भी हमने क्या निकाल लिया है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल लिया है। ठीक है, क्लियर है चीज। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि दोनों तरफ जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सेम होता है। दोनों तरफ जो आपका
सॉल्यूशन होता है उनका प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसे, देखो अगर मान लीजिए मैं दोनों तरफ सॉल्यूशन लेता हूँ और वो सेम प्रेशर के लिए लेता हूँ, लेट अस सपोज यहाँ पे जो प्रेशर है ये एक सॉल्यूशन है ए और ये एक सॉल्यूशन है बी, ठीक है। इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या इक्वल है, जैसे इसका वेपर प्रेशर 0.7 है तो इसका भी वेपर प्रेशर कितना 0.7 है। तो आपके जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो कहीं भी फ्लो नहीं करेंगे, ये जो बीच में लगा ये बीच वाले की है एसपीएम है, तो इस एसपीएम से कहीं भी नहीं जाएंगे। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। टू सॉल्यूशन पोसेसिंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर टर्म्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उनको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। No osmosis occur on isolation of these solution when isolated through a semi-permeable membrane। ऐसे सॉल्यूशन को हम अलग अलग आइसोलेट कर दें, मतलब पार्टीशन कर दें और वो भी एसपीएम से पार्टीशन बना दें, तो ऑस्मोसिस फिनोमेना नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस फिनोमेना होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। और हम देखें तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस तो है नहीं, और प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो कैसे होगा। नेक्स्ट है हाइपर। हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है लेस। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मीडियम होगा उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो in the event that the medium has lower convergence of water than the cell, implying that it is concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution। देखो मान लीजिए एक सेल का एग्जांपल है और यहाँ मैंने इसको एक मीडियम के अंदर रखा है। अब क्या है कि आपने इस मीडियम के अंदर जो रखा है इसकी बाहर जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो ये क्या होगा, अंदर से क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा। ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है, सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या होगी, क्योंकि ये जो आपका सरफेस है ये आपका एसपीएम का काम कर रहा होगा, और जो अंदर जो वाटर है या सॉल्वेंट है वो आपका क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक, ऐसा नहीं कि अंदर नहीं जा रहा, पर अंदर जा रहा है, पर बाहर क्या आ रहा है, हमारे पास ज्यादा आ रहा है। तो नेट जो फ्लो हो रहा है वो बाहर की तरफ ही हो रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है, वंस मोर वाटर क्रॉसेज द सेल लेयर in both direction, yet this time more water leaves the cell than enter in this manner the cell will shrink। तो मैंने आपको यही तो समझाया था जो लिखा हुआ है कि देखो कि ये जो है अंदर एंटर भी करता है, बट जो बाहर आ रहा है उसकी जो अमाउंट है वो अमाउंट ज्यादा है, वो अमाउंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, हाइपो हो गया लेस। तो अब इस बार क्या होगा, बाहर हुआ था, वही सेम कहानी है, आप पढ़ के देख लेना। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल लिखा और जो बाहर है वो इस बार कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्वेंट की ज्यादा है, तो सॉल्वेंट की ज्यादा है तो ये बाहर से अंदर की ज्यादा है। ऐसा नहीं कि अंदर से बाहर नहीं आएगा, बट ज्यादा जो है नेट जो है, नेट कहाँ जाएगा, आपके पास अंदर की तरफ ही जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए, ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। इफ वी प्लेस दिस सेल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% सोडियम क्लोराइड, अगर मास बाय वॉल्यूम की बात करूं, यानी अगर मैं प्लेस करूं सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन बता रखे 0.9% सोडियम क्लोराइड, तो वाटर विल फ्लो आउट ऑफ दिस सेल एंड दे वुड श्रिंक। तो फिर आपके पास क्या होगा, वाटर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और वो बाहर आ जाएगा। ठीक, सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक बोलेंगे। और अगर साल्ट कंसंट्रेशन 0.9% से अगर कम है तो सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक। फिर तो आपका जो है वो क्या जाएगा, अंदर, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर साल्टी नहीं है, इतना साल्टी नहीं है सॉल्यूशन, तो फिर बाहर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, बाहर सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। और अगर अंदर से बाहर आएगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपो का मतलब होता है लेस, यानी बाहर लेस होगा, मीडियम के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर लेस होगा। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक कहलाएगा क्योंकि ये बाहर लेस है, और अगर बाहर ज्यादा होती है तो फिर एक अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर से हम वही बात करते हैं, दोबारा से मैं आपके लिए डायग्राम वही बनाऊंगा जो हमने चलता आ रहा है, हमने जो बनाया है समझने के लिए, भाई हम एक बार फिर से डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, मान लीजिए दिस इज द सॉल्वेंट, ये जो है वो आपका सॉल्वेंट रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, लेट अस कंसीडर दिस इज सॉल्वेंट, और यहाँ आपके पास सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन, लिख देता हूँ चलो सॉल्यूशन। और ये जो बाउंड्री है ये बाउंड्री आपकी क्या है, एसपीएम। अब देखिए क्या होगा कि इसका प्रेशर कितना है, 0.7, इसका जो प्रेशर है, जस्ट ए मिनट, इसका जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना होगा, 0.7 होगा, और इसका प्रेशर कम हो जाएगा तो इसका प्रेशर मान लो 0.4। अब आपने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, और अगर आप ये 0.3 अप्लाई कर देते हो तब तो ये इक्वल हो जाता है, पर अगर ये 0.4 से ज्यादा अप्लाई कर दिया, यानी जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है वो ग्रेटर देन आपने ऑस्मोटिक प्रेशर कर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर को अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई कर देते हो तो इसका मतलब इधर वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है वो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे थ्रू दी एसपीएम,
और ये जो आपके पास होगा इसको हम बोलेंगे रिवर्स, उल्टा हो गया। पहले क्या हो रहा था, सॉल्वेंट के पार्टिकल एसपीएम से पास हो रहे थे सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, पर जो आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो सॉल्यूशन साइड वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर देते हो, तो प्रेशर डिफरेंस जो लेवल क्रिएट हो रहा था, पहले सॉल्वेंट का ज्यादा था सॉल्यूशन कम था, पर एक्सटर्नल प्रेशर लगा के हमने यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया है। तो अगर हमने यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया है, सॉल्यूशन साइड प्रेशर ज्यादा हो गया, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हो जाएंगे एसपीएम से सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड। ये जो उल्टा जो प्रोसेस हुआ है, रिवर्स जो प्रोसेस हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आरओ बोलते हैं। और ये तो हम ड्रिंकिंग वाटर पर्पज में जो हम यूज करते हैं, आपको नाम सुना होगा आरओ, हर लगभग घर में लगा हुआ होगा। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, देखो सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट हो चुका है थ्रू एसपीएम, कब, जो अप्लाइड जो प्रेशर है ऑन सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस। जैसे ये देखो एसपीएम लगा हुआ है, ठीक है, ये साल्ट वाटर है, खारा पानी है, और ये जो हमने पिस्टन से जो प्रेशर अप्लाई कर रखा है, या हम इलेक्ट्रिक मोटर लगा के करेंगे आरओ के अंदर जो डिवाइस है, जो प्रेशर है वो आपको दिखा रखा है कि ग्रेटर देन पी है, तो आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल यानी वाटर के जो पार्टिकल हैं वो इस एसपीएम से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, जबकि एनएसएल यहीं रह जाएगा, एनएसएल के पार्टिकल पास नहीं होंगे, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश वाटर मिलेगा, जो आपका ये यहाँ से हम आउटलेट लगा लेंगे और इसको हम ड्रिंकिंग पर्पज के तौर पर हम यूज कर सकते हैं, तो फ्रेश वाटर हम बना सकते हैं, ठीक है। अब और कुछ नहीं है, ये आप जो यूज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस इन वाटर प्यूरिफिकेशन में आप पढ़ सकते हो, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस एक्सटेंसिवली यूज्ड हुआ है आपका डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर, ये जो साल्ट वाटर था उसमें जो साल्ट था उसको हटाने के लिए यूज हुआ है। और एक जो फिल्म होती है सेलुलोज एसीटेट की, उसको यूज किया जाता है एज ए मेम्ब्रेन, जो वाटर को तो अलाउ करती है बट इम्प्योरिटीज होती है उनको अलाइन नहीं करती है, और यहाँ तक कि आयंस होते हैं उसको भी ओवर स्पॉट पे रख लेती है। प्रेशर लार्जर देन जब ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो सी वाटर जो सॉल्यूशन है उसमें से अलाउ करेगा पासिंग आउट ऑफ द प्योर वाटर, केवल वाटर ही पास हो सकता है, ये मैंने आपको बताया। एज द वाटर एंटर द आरओ मेम्ब्रेन अंडर ग्रेट प्रेशर द वाटर मॉलिक्यूल पास थ्रू द एसपीएम, द मेम्ब्रेन इज impermeable टू साल्ट एंड अदर कंटामिनेट्स एंड हेंस इज नॉट अलाउड टू पास थ्रू इट, तो अलग को अलाउ नहीं करेगा, पास नहीं होने देगा, केवल किसको होने देगा, वाटर को होने देगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।